यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए, तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। तो भाई साहब, हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर में इतनी सारी सेक्शन आपकी हो गई थी, तो 192 से लेके और 194 एम तक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दीक्षित, राफिया, सनप्रीत, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे है सब लोग? मजा में? होमवर्क किया? थोड़ा जो क्वेश्चन नीचे दे रखे थे वो तो किए ना? इस बार इसलिए मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट के सेक्शन के साथ ही क्वेश्चन नंबर नीचे चिपका दिया है, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये करते जाना है, ठीक है? नहीं तो होमवर्क फिर ऐसे मार्क करवाना पड़ता था कि ये कर लेना। अब कैसा है ना, जो जो सेक्शन हो चुकी है उससे रिलेटेड होमवर्क है वो आपको करना है। शिखा, आदित्य, रौनक, हितेश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग बढ़िया है? चलिए, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब मैं इतना सारा रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इतना सारा रिवाइज करवाने गया पूरा तो भाई साहब कम से कम आधा घंटा इसी में लग जाएगा। तो चलिए, आप कैसे हो? अंबूज, मैं बहुत बढ़िया। शशिकांत, मैं बहुत बढ़िया। इधर से थोड़ा सर दर्द कर रहा है, इधर से कभी कभी होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो हो रहा है, बाकी ठीक हो मैं। चलिए, बट अभी तुमसे मिल लिए तो सर भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हम एक काम करते हैं, इसके आगे पढ़ना चालू करते हैं। और आज की पहली सेक्शन, सबसे पहले आज की पहली सेक्शन जो है वो मैं पढ़ाना चालू करता हूं। दैट इज द सेक्शन 194N। ये सबसे बढ़िया चीज इस बार की है कि कॉन्सेप्ट के साथ में ही क्वेश्चन नंबर दे दिए। दैट इज द फर्स्ट टाइम वी हैव इंप्लीमेंटेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम। जब कॉम्पैक्ट चालू की थी, आज से मैं बताऊं कितने साल हो गए पता है कॉम्पैक्ट को चालू किए हुए? कॉम्पैक्ट को चालू किए हुए, दैट इज द, मेरे पास फर्स्ट वॉल्यूम भी है, रुको मैं बताता हूं आपको। रुको 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 रुको, मैं बताता हूं आपको भाई साहब, एक सेकेंड। हाँ, मेरे को फर्स्ट तो नहीं मिला, सेकंड मिल गया। दिस वाज द सेकंड एडिशन है। दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्रीन कलर का इसका हुआ है ना। तो ये ऐसी कॉम्पैक्ट आती थी पहले, आपको दिखेगी नहीं। इट वॉज प्योरली हैंड रिटन, सिर्फ इतनी सी होती थी, एक ही बुक से पीछे फोटो, थोड़ा कार्टून वार्टून था। दिस वाज द फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम कॉम्पैक्ट का। फर्स्ट वाला भी था। हाँ, फर्स्ट वाला भी मिल गया मुझे। या दिस वाज द फर्स्ट वॉल्यूम, बट इसमें भी ब्लू वाला है तो आपको दिखेगा नहीं। ये जो है, पहले इतनी ही बुक आती थी, बस इतनी सी पतली सी एक ही बुक आती थी डीटी की। दैट वाज कॉम्पैक्ट फर्स्ट वॉल्यूम। आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, बट दिस इज द बुक। जो पहली बुक आई थी उसमें ऐसे, मतलब ऐसे रियल में हैंड रिटन लिखा हुआ था, पता है? रियल में देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे देख पा रहे होंगे, सो दैट वाज डायरेक्टली रियल में लिखा हुआ था, मतलब रियल में हैंड रिटन था। फिर उसके बाद में हम उसको कंप्यूटर में लेके आए थे। दिस वाज फॉर द May 2016। तो May 2016 से लेके अब May 2023 तक आ गए। तो 2016 जो है वो पहली बुक थी। 2016 से लेके 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कौन सा आठवां ईयर है? 2016 पहला था, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, दिस इज द 8th ईयर। चलिए, कुछ नहीं दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं करके, ठीक है। हाँ, सो लाइक अर्लियर इनकम टैक्स भी छोटा था। इनकम टैक्स छोटा क्यों था? क्योंकि पहले इतने डेवलपमेंट नहीं थे। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुए 2000 इसमें, जैसे ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई ना, उसके बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए। आप देखोगे इतने सारे ट्रांसफर प्राइसिंग में डेवलपमेंट हुए, इतने सारे बाकी सब टॉपिक में डेवलपमेंट हुए। टीडीएस है, उसमें लिमिटेड सेक्शन हुआ करती थी, बट धीरे 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 बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है। वैसे मैं जब वो वाली कॉम्पैक्ट देखता हूँ और आज की देखता हूँ तो मेरे को लगता है क्या थी और क्या बन गई, कितनी मस्त बन गई। चलिए, तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। दैट कॉम्पैक्ट का स्टोरी इज रियली अमेजिंग। पहली बार हमने 2016 में ऐसा कुछ हैंड रिटन फॉन्ट और ऐसा कुछ इन्वेंट किया था। आजकल तो भाई साहब हर कोई हैंड रिटन ला रहा है। चलिए,
चलिए अब एक बात समझना, हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या था ना, पहले एक और चीज ऐसी थी कि हम क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं डालते थे। अब कॉम्पैक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी डालते हैं, एग्जांपल्स भी डालते हैं, वैसी चीजें हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं आज की पहली सेक्शन, और आज की जो पहली सेक्शन है वो आज की पहली सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सेक्शन नंबर 194N करके। और 194N इज रिलेटेड टू द कैश विड्रॉल। अगर आप बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से जब आप कैश विड्रॉल करेंगे तो कैश विड्रॉल के केस में आपका टीडीएस कटेगा। यहां पे कैश विड्रॉल करके ये सेक्शन है, और अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो कैश विड्रॉल के केस में यहां पे टीडीएस कटेगा। तो इस सेक्शन को कैसे याद रखेंगे? 194N को आप ऐसे याद रख लीजिए ना, N फॉर नोट। N को आप कैसे याद रख सकते हैं? नोट। नोट मींस करेंसी नोट। तो भाई सीधी सी बात है, बैंक से जब आप नोट निकालने जाएंगे तो ये सेक्शन लगेगी 194N करके, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली चीज तो सर एक बात बताइए, इस सेक्शन में पेयर कौन होगा, इस सेक्शन में पेई कौन होगा, इस सेक्शन में रेट क्या है, और इस सेक्शन में कंडीशन या फिर कोई लिमिट जो है वो लिमिट क्या है? तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, ये सेक्शन में पेयर कौन होगा? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं और कैश विड्रॉ कहां से करेंगे? तो यहां पे जो पेयर है, दैट पेयर इज आइदर बैंक, मींस बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हैं, तो ये लोग रहेंगे पेयर। या तो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, या पोस्ट ऑफिस है, ये लोग रहेंगे पेयर। ये पे करेंगे कैश क्योंकि आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। पेई कौन होगा? तो मैं बता दूं, यहां पे पेई है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी पर्सन। रेट क्या रहेगा? तो मैं बता दूं, यहां पे टीडीएस का रेट है ना वो 2% रहेगा। मींस 2% की रेट से बैंक टीडीएस काटेगी, 2% की रेट से बैंक टीडीएस काटेगी। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना, हाँ, ये सेक्शन में एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है और अलग सा पॉइंट है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अभी तक जो भी हमने पढ़ा करके, ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब सेक्शन से ये सेक्शन में एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पता है? कि ये सेक्शन में 2% की रेट से कैश विड्रॉ पे टीडीएस कटेगा, बट ये टीडीएस तभी कटेगा जब आपका कैश विड्रॉ पूरे साल में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पूरे साल में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ है तभी टीडीएस कटेगा। और वो भी एक चीज ध्यान रखना, 1 करोड़ से ऊपर वाले एक्सेस कैश विड्रॉ पे टीडीएस कटेगा। मिस 1 करोड़ रुपए से जितना भी ऊपर वाला रहेगा, एक्सेस कैश विड्रॉ रहेगा, उस एक्सेस वाले कैश विड्रॉ पे टीडीएस कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया 1.75 करोड़ का, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो 1 करोड़ है उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जो भी आपका 75 लाख रहेगा, इस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो जो भी 75 लाख रुपीस है, वो 75 लाख रुपीस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। तो जो कैश विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ द 1 करोड़ रहेगा, उस पे यहां पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, ये सेक्शन में पेयर कौन है? बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है। पेई कौन है? एनी पर्सन। कैश विड्रॉ करते हो बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा, तो 1 करोड़ से जो भी ज्यादा वाला अमाउंट रहेगा, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रहेगा, उस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां पे एक और एंटिक चीज यह है कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जो कि नॉन फाइलर है, कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है जो कि नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, इधर देखिए बेटा, कोई पर्सन ऐसा है जो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर का मतलब उसने लास्ट के 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। लास्ट के उसने 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, और वो 3 साल के रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट रहती है ना अंडर सेक्शन 139(1), वो 139(1) का ड्यू डेट जा चुका है। मींस लास्ट के 3 साल के उसने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, और लास्ट के 3 साल की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 139(1) की जा चुकी है। मींस नॉन फाइलर बंदा है। तो नॉन फाइलर बंदे के केस में लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है? यहां पे टीडीएस तभी कटेगा जब आपका कैश विड्रॉ 20 लाख रुपए से ज्यादा होगा।
मींस यहां पे आपका 1 करोड़ की जगह 20 लाख का लिमिट हो जाएगा। 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ है तो टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कैसे कटेगा पता है? 20 लाख रुपए से लेके और आपका 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉ है, उस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। और 1 करोड़ से जितना भी ज्यादा वाला कैश विड्रॉ रहेगा उस पे आपका 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखिए, नॉन फाइलर, नॉन फाइलर किसको बोलेंगे? ऐसा पर्सन जिसने लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और वो 3 इयर्स की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो अपने प्रीवियस ईयर से पहले पहले जा चुकी है। अपने प्रीवियस ईयर से पहले पहले उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के केस में अगर आप बैंक से 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ करोगे, आपका टीडीएस कटेगा। 20 लाख से लेकर और 1 करोड़ का कैश विड्रॉ हुआ उस पे 2% कटेगा। एंड 1 करोड़ से ज्यादा का जितना कैश विड्रॉ होगा उस पे आपका 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए और 3 इयर्स का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 139(1) वाला जा चुका है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर। मींस अपना जो करंट प्रीवियस है ना, वो करंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले 3 साल का रिटर्न आपने फाइल नहीं किए हैं और तीनों सालों का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है अंडर सेक्शन 139(1) वाला। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक बात बताओ, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो अपना प्रीवियस ईयर 22-23 और 22-23 का 1 अप्रैल 2022। तो इस डेट से पहले पहले 3 साल के रिटर्न आपने फाइल नहीं किए हैं और 3 साल का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है अंडर सेक्शन 139(1) वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ, एग्जैक्टली अगर आप पिछला प्रीवियस ईयर देखते हो तो पिछला प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर 21-22 होगा। और 21-22 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आएगा? इसका जो आरओआई का ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) नॉर्मली 31 जुलाई या 31 अक्टूबर 2022 आएगा। अरे बाबू, इस पर्टिकुलर डेट को ये वाला डेट आना तो पेंडिंग है ना, ये वाला डेट आना तो पेंडिंग है ना। मिस प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होगा 31 जुलाई 2022 और 31 जुलाई 2022 वो वाली डेट आनी तो अभी तक पेंडिंग है ना। तो इस ईयर को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसके पिछले वाले ईयर को पकड़ेंगे। तो पिछले वाला ईयर प्रीवियस ईयर 2021, उस 2021 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आएगा? 31 जुलाई 2021। उसके पिछले वाला ईयर आपका 1920 का ड्यू डेट कब आएगा? दैट इज 31 जुलाई 2020। एंड उसके पिछले वाला 1819 और 1819 का ड्यू डेट आएगा 31 जुलाई 2019। तो बेटा अगर ये तीनों साल के मैं बताऊं इसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुकी है बिफोर द 1 अप्रैल 2022, मींस 1 अप्रैल 2022 से पहले इनकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ऑलरेडी इन 3 इयर्स की जा चुकी है। तो आप ये 3 इयर्स को पकड़ोगे। इन 3 इयर्स में अगर आपने रिटर्न ऑल 3 इयर्स के फाइल नहीं किए उस अकाउंट होल्डर ने, तो उसके लिए अगर 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया, अप टू 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ है, उस पर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। एंड 1 करोड़ से जितना भी एक्सेस वाला कैश विड्रॉ रहेगा उस पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा इन केस ऑफ द नॉन फाइलर। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, बैंक को कैसे पता चलेगा? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को एक लॉगिन दिया है। बैंक को एक लॉगिन दिया है। बैंक क्या करेगा, 1 अप्रैल को ही क्या करेगा, वो लॉगिन आपका पैन कार्ड डालेगा और वो पैन कार्ड डालते ही बैंक को पता चल जाएगा कि आप डिफॉल्टर हो या नहीं हो। तो बैंक को लॉगिन दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके और बैंक लॉगिन करेगा और 1 अप्रैल को ही उसको पता चल जाएगा कि आप नॉन फाइलर हो या आप रेगुलर फाइलर हो। तो क्या होगा ना, जैसे ही आप कैश विड्रॉ करने जाओगे उस टाइम पे बैंक को पता चलेगा कि अच्छा आप नॉन फाइलर हो। तो उस पर्टिकुलर केस में बैंक जो है वो 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ करोगे उस पे 2% टीडीएस, अप टू 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ और 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीडीएस बैंक काटेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पर्सन है दैट इज द मिस्टर मोंटू भाई, एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर मोंटू भाई करके, ठीक है। और ये मोंटू भाई नॉन फाइलर है। इनका एक अकाउंट है जो है कि कोटक बैंक के साथ में है, ठीक है, कोटक बैंक के साथ में है और कोटक बैंक के साथ में अकाउंट है। अब इन्होंने क्या किया पता है कि मान लो सबसे पहले 19 अप्रैल 2022 को कैश विड्रॉ किया 12 लाख का, तो इस 12 लाख पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा।
ये नॉन फाइलर है। ये जो मोंटू भाई है ये मान लो नॉन फाइलर है, इन्होंने लास्ट के 3 इयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए। उसके बाद उन्होंने 15 जुलाई 2022 को वापस कैश विड्रॉ किया, सपोज 10 लाख रुपीस का। तो 10 लाख रुपीस का कैश विड्रॉ किया तो ऑब्वियसली इस 10 लाख में से आपका 8 लाख पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। 8 लाख रुपीस पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि अप टू 20 लाख टीडीएस नहीं आएगा बेटा। इसके ऊपर वाला जो 2 लाख है उस पे आपका 2% की रेट से टीडीएस आएगा। आई थिंक दैट इज द 4000 रुपीज, राइट। तो आपका 2 लाख पे 2% की रेट से 4000 टीडीएस आएगा। उसके बाद फॉर एन एग्जांपल उन्होंने क्या किया, 10 सितंबर 2022 को 40 लाख रुपीस और विड्रॉ किया। तो ये 40 लाख रुपीस विड्रॉ किया, इस पे सीधा 2% की रेट से टीडीएस आ जाएगा। तो 40 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 2%, इट्स कम्स टू द 80,000 का टीडीएस बैंक काटेगी। उसके बाद सपोज उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को वापस से उन्होंने फॉर एन एग्जांपल यहां पे 25 लाख का कैश विड्रॉ किया। तो अभी तक 1 करोड़ का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तो इस पे भी 2% की रेट से टीडीएस आएगा। तो 25 लाख का 2% कम्स टू द आपका 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का यहां पे टीडीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, हुआ क्या, फॉर एन एग्जांपल यहां पे 9 नवंबर 2022 को इन्होंने वापस से सपोज 27 लाख का कैश विड्रॉ किया। तो अब कैसे करेंगे, पहले देखेंगे 1 करोड़ का लिमिट क्रॉस हुआ या नहीं। तो देखिए सबसे पहले 12 लाख प्लस आपका 10 लाख प्लस आपका 40 लाख प्लस आपका 25 लाख, 87 लाख। तो 87 लाख में मैं बता दूं आपके पास 13 लाख का अभी तक स्कोप है। तो इसमें से जो 13 लाख का अमाउंट रहेगा, इस 13 लाख पे तो आपका 2% की रेट से आएगा। और बेटा आपका जो भी 27 माइनस 13 आप कर देंगे तो 14 लाख जो बचेगा, इस 14 लाख पे आपका 5% की रेट से आएगा। तो 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% कम्स टू द 26,000 एंड गाइस 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% कम्स टू द 70,000। ऐसे आपका टीडीएस आएगा, ऐसे आपका टीडीएस है वो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, क्या बोलता है कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से। अब एक और चीज समझना, आपका एक डाउट ये हो सकता है कि मान लो मेरा कोटक के साथ में एक अकाउंट है और एक मैंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में अकाउंट खोला है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या दोनों को लिए 1 करोड़ की लिमिट के लिए मर्ज होगा? आंसर इज नो। पता ही नहीं चलेगा ना। हाउ कोटक विल नो दैट हाउ मच यू हैव विथड्रॉ द कैश फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई को कैसे पता चलेगा कि आपने कोटक से कितना कैश विथड्रॉ किया है? तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी पता नहीं चलेगा। तो वहां पे भैया कंबाइन नहीं करना है, वहां पे आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली बैंक वाइज देखा जाएगा, और बैंक के साथ में अगर मल्टीपल अकाउंट है तो वो कंबाइन होंगे। देयर मे बी पॉसिबिलिटी, मेरा जैसे करंट अकाउंट है, एक मेरा सेविंग अकाउंट है, तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, और वो दोनों मर्ज हो जाएंगे आपके पास में एक ही बैंक के साथ में जितने अकाउंट्स है वो आपके मर्ज हो जाएंगे, और आपका देखा जाएगा कि आपने कैश विड्रॉ है वो कैश विड्रॉ कितना किया है। अब एक चीज समझना, ये जो सेक्शन मैंने आपको बताई, ये सेक्शन कुछ कुछ केसेस में नहीं लगेगी। मींस कुछ लोग अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। सर कौन कौन से लोग कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी? एक तो अगर कैश विड्रॉ करती है गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको मैं बता दूं गवर्नमेंट भी तो बैंक अकाउंट रखती होगी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एसबीआई में अकाउंट है या एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, और वो कैश विड्रॉ करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे, उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरा, अगर कैश विड्रॉ करता है कोई बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या देयर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब एक बात समझना, एक बैंक भी तो दूसरे बैंक में अकाउंट रख सकती है, एक जो बैंक होती है वो बैंक भी तो दूसरे बैंक में अकाउंट रख सकती है, या एक जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बैंक में अकाउंट रखती है, या पोस्ट ऑफिस किसी बैंक में अकाउंट रखते हैं, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कहीं पे अकाउंट रखते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यहां पे किसको बोलेंगे? बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। जैसे क्या होता है, एचडीएफसी बैंक है वो हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो उन्होंने क्या बना रखे, आजकल बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना रखे हैं। ये कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? जो छोटे छोटे गांव रहते हैं वहां पे जैसे एचडीएफसी बैंक नहीं है, तो उन्होंने किसी पर्सन को एक ऐसा ऑथोरिटी दे दिया कि आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे, उनका टीडीएस नहीं कटेगा। एज वेल एज द बहुत सारे एटीएम ऑपरेटर है। एटीएम ऑपरेटर का मतलब होता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो बैंक का काम नहीं करती बट वो एटीएम ऑपरेटर है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा टाटा के एटीएम।
अब आपने जब टाटा के एटीएम देखे होंगे तो आपने सोचा होगा कि यार टाटा जो है वो टाटा के एटीएम, टाटा की बैंक तो है नहीं बट टाटा के एटीएम है। आंसर इज यस, टाटा के एटीएम जो है वो टाटा के एटीएम है। और टाटा के एटीएम है तो एटीएम ऑपरेटर है टाटा। या फिर आपने सुना होगा वक्रांगी करके, वक्रांगी एक नाम सुना होगा, वक्रांगी करके कंपनी है, उसके एटीएम दिखेंगे आपको। तो ये वक्रांगी है, ये एटीएम ऑपरेटर है। तो उनके जो एटीएम है, अगर वो एटीएम चलाने के लिए उनको कैश विड्रॉ करना ही पड़ता है एटीएम में फिल वगैरह करने के लिए, तो एटीएम ऑपरेटर है वो अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद में एक चीज समझना, एक होता है तुम्हारा कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी, जिसको सीआरएस बोलते हैं। ये कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज क्या रहती है इंडिया में, आपने ये देखा होगा कभी अगर नोटिस किया हो तो, जैसे आप एटीएम के बाहर खड़े हो और तभी वहां पे वो बोलते हैं कि इसमें कैश भरा जा रहा है एटीएम में, तो आप थोड़ी देर वेट किया होगा कभी 5-10 मिनट, तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि वो गाड़ी जो रहती है ना, वो गाड़ी में से बंदे निकलते हैं, उसमें पुलिस गन वाला भी रहता है जो कैश ले कैरी करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी एटीएम में कैश फील करते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे एसबीआई के एटीएम में कैश फिल किया, अब वही वाली गाड़ी अगले एचडीएफसी बैंक के एटीएम में भी कैश डाल रहे हैं, वही वाले जाके और आईसीआईसीआई के बैंक में भी एटीएम में कैश डाल रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पर्सन है वो सबके बैंक में बैंक के एटीएम में कैश फिल करता है। तो ये कैश फिलिंग का काम है ना, ये बैंक्स नहीं करती है, ये इंडिया में बहुत सारी सीआरएस है। सीआरएस को मतलब कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज, ऐसी बहुत सारी कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी है। अब ये कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसी रहती है, इनको तो भैया कैश विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि एटीएम में फिल करना है। तो ये कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज है, अगर ये कैश विड्रॉ करती है तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। ये सेक्शन है ये उन पे नहीं लगेगी जो कैश रेप्लेनिशमेंट एजेंसीज है वो कैश विड्रॉ करते हैं। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा एपीएमसी मंडी। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो मंडी होती है। अब जो मंडी होती है ना, मंडी में बहुत सारे डीलर होते हैं, जो ऑथोराइज डीलर होते हैं, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट होते हैं, ट्रेडर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, किसानों से फूड ग्रेन खरीदते हैं। अब किसानों से जब वो फूड ग्रेन खरीदते हैं, किसानों से जो ये फूड ग्रेन खरीदते हैं, तो किसानों को क्या करना पड़ता है, कैश में पेमेंट करना पड़ता है। अब ये किसानों को जब कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश में पेमेंट करने के लिए भैया ये अकाउंट बैंक के साथ रखते हैं, और ये अगर बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपके एपीएमसी मंडी में जो ट्रेडर होते हैं या जो तुम्हारे एजेंट्स होते हैं, रजिस्टर कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पेमेंट किसको करना पड़ता है, फार्मर्स को करना पड़ता है। और ये फार्मर से फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदते हैं, तो उनको अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी, वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। वो लोग कैश में पेमेंट कर सकते हैं, मींस वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किया तो भी इस सेक्शन में उनका टीडीएस नहीं कटेगा। एक होता है बेटा ऑथोराइज डीलर या फुल फ्लैश मनी चेंजर। जो मनी चेंजर होते हैं ना, ये मनी चेंजर क्या करते हैं, इनको पता है कैश की जरूरत होती है मनी चेंजर को। अब मनी चेंजर को कैश की जरूरत क्यों पड़ती है, या तो कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आ रहा है। अब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आ रहा है तो वो डॉलर देगा और वो इंडियन करेंसी लेगा, तो इनको पेमेंट करना पड़ता है इंडियन करेंसी में। या फिर इंडिया का कोई पर्सन था जो बाहर घूमने गया था, और बाहर घूमने गया था वो वापस रिटर्न टू इंडिया होता है, तो जब आप वापस इंडिया रिटर्न होते हो तो आपके पास जो फॉरेन करेंसी बच जाती है वो आप क्या करते हो, एयरपोर्ट पे किसी मनी चेंजर के पास जाते हो और मनी चेंजर को आप फॉरेन करेंसी दे देते हो, आपको वो इंडियन करेंसी में पेमेंट करता है। या फिर क्या होता है कि अगर मान लो जो इनवर्ड रेमिटेंस करते हैं, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है जो आरबीआई का एक रूल है उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर सर्विस देते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने वेस्टर्न मनी ट्रांसफर देखा होगा। ये वेस्टर्न मनी ट्रांसफर क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई आपके रिलेटिव है वो दुबई में है, अब वहां से वो पैसा भेजते हैं वेस्टर्न मनी ट्रांसफर के थ्रू और इंडिया में आपको कैश दे देते हैं, तो इनको कैश की जरूरत पड़ती है, तो ये अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो देखिए अगर मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूं कि ये सेक्शन कहां कहां पे नहीं लगेगी, तो ये सेक्शन कहां कहां पे नहीं लगेगी। एक तो गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है तो नहीं लगेगी, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर जो बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट रहते हैं वो कैश विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन नहीं लगेगी। एटीएम ऑपरेटर कैश विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन नहीं लगेगी। सीआरएस की जो एजेंसीज रहती है वो कैश विड्रॉ करती है तो नहीं लगेगी। एपीएमसी में जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं करके, ठीक है, जो डीलर कमीशन एजेंट होते हैं वो अगर मान लो फार्मर को कैश में पेमेंट करना पड़ता है वो कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। एज वेल एज द जो फुल फ्लैश मनी चेंजर रहते हैं उनको क्या होता है कि जब भी फॉरेन करेंसी कोई देता है उसको इंडियन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, या फिर उनका जो इनवर्ड रेमिटेंस होता है, जैसे फॉरेन से किसी ने पैसा भेजा और इंडिया में कैश देना है
तो वो लोग कैश विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, सब लोग 194N को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम चालू कर रहे हैं 194O सेक्शन। सब लोग एक बार इस सेक्शन को देख लीजिए, उसके बाद मैं 194O चालू कर रहा हूं। चलिए डन, डन बोलिए। किसी ने बोला कि सर इस सेक्शन में टीडीएस कट क्यों रहा है, व्हाट इज द गवर्नमेंट लॉजिक बिहाइंड दिस? देखो, गवर्नमेंट धीरे 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 कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहती है, और कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहती है, बोलते कैश की जरूरत क्या है। तो इन्होंने यहां पे ये सेक्शन डाल के ये चेक करना चाहते हैं, ये ट्रैक करना चाहते हैं कि आपने अगर कैश विड्रॉ किया है तो एग्जैक्टली 26 में दिख जाएगा, और जो 20 टीडीएस कटेगा तो 26 में दिखेगा ना। तो गवर्नमेंट और असेसिंग ऑफिसर जब ये आपका असेसमेंट करते हैं या आपके केसेस को स्क्रूटनी में पिक करते हैं, तब इनको पता रहता है कि आपने इतना कैश विड्रॉ किया, तो उसका यूटिलाइज कहां किया आपने, व्हाट यू हैव, वेयर यू हैव यूटिलाइज, दे मे आस्क यू। So basically to track the transaction, to track the person के, बिकॉज आज की डेट में कैश की जरूरत क्या है, आज की डेट में आपके पास कैश की जरूरत क्या है, हर चीज तो आपके पास ऑनलाइन होती है, हर चीज, किसी को आप चेक में पेमेंट करते हो, 10,000 से ज्यादा का तो आप कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो बाबूजी आप कैश विड्रॉ करके कर क्या रहे हो, आप जो कैश विड्रॉ करके और आप कर क्या रहे हो, तो मेनी टाइम दे वांट्स टू जस्ट ट्रैक दैट, दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर सेक्शन करके, ठीक है। आगे जाके तो मैं बताऊं ना, जैसे आपने सुना होगा लास्ट के 3-4 ईयर से दे हैव नॉट प्रिंटेड द 2000 रुपीज का नोट, लास्ट के 3-4 साल से उन्होंने 2000 का नोट छापा ही नहीं है। अब 2000 नोट को तो आपको देखने को मार्केट में मिलेगा नहीं करके, ठीक है। लोगों ने घर में दबा रखे हैं, सब लोगों ने घर में सब छुपा रखे हैं 2-2 हजार के नोट करके, ठीक है। अल्टीमेटली एक दिन मेरे को लगता है कि ये भी वापस से डीमोनेटाइजेशन में जाएगा 2000 का नोट, और 2000 का नोट जाएगा और उसकी जगह हो सकता है 1000 का नोट वापस ला ले, या 500 का नोट ही रहेगा।
और 2000 का नोट है वो आगे जाके हो सकता है वापस से डीमोनेटाइज कर दे और बोले 2000 के नोट लाओ वापस बैंक में, ऐसा हो सकता है। और अभी तो आपको पता है गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है जिसमें आप जब कैश विड्रॉ करने जाओगे गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू द कैश, दे विल गिव यू वन ई दैट रुपीज करके, ठीक है। एक आपने सुना होगा एक स्कीम आई है नई, दैट इज द ई रुपीज। आपको एक पैसा दे दिया जाएगा जो ई रुपीज रहेगा और वो पैसा लेके आप कुछ भी खरीद सकते हो मार्केट से। चलिए चलिए तो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 194 ओ करके। 194 ओ, 194 ओ is related to the e-commerce। 194 O is related to the e-commerce। तो ये e-commerce से रिलेटेड सेक्शन है। तो O को आप कैसे याद रखेंगे? बेसिकली O को आप याद रखेंगे ऑनलाइन। O को आप कैसे याद रखेंगे? ऑनलाइन। तो बेसिकली ये सेक्शन ऑनलाइन से रिलेटेड है। O मींस ऑनलाइन, O मींस ऑनलाइन, दैट इज द ई-कॉमर्स, और O मींस ऑनलाइन करके, ठीक है। चलिए ये सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि अमेजॉन करके एक वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट करके एक वेबसाइट है। तो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे का ऐसे हमारी बुक्स बिकती है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है मेक माई डिलीवरी करके, ठीक है। मेक माई डिलीवरी है, उस पे बुक बिकती है, अमेजॉन पे भी हमारी बुक बिकती है, फ्लिपकार्ट पे भी हमारी बुक बिकती है, तो हर वेबसाइट पे हमारी बुक बिकती है। अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे हमारी जो बुक बेचते हैं, हमारी कंपनी का नाम है बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक बेचते हैं बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट करके जो है flipkart.com, ये एक नाम है उसका। और ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कौन करता है? स्टूडेंट ऑर्डर करता है। तो मान लो यहां पे स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट क्या करता है, इस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे बुक ऑर्डर करता है कॉम्पैक्ट, और ये बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये फ्लिपकार्ट को बुक दे रही है और अल्टीमेटली ये बुक कस्टमर के पास में जा रही है, स्टूडेंट के पास में जा रही है। इसमें होगा क्या बेटा कि जो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट को बोला जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोला जाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को बोला जाएगा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। क्या बोला जाएगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोला जाएगा? जो कोई भी वेबसाइट या पोर्टल ओन करता है, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो कोई वेबसाइट या पोर्टल ओन करता है, मैनेज करता है, दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट किसको बोलेंगे? कि जो अपना गुड्स या सर्विसेज है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मींस बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब एक चीज समझना, यहां पे होगा क्या कि ये फ्लिपकार्ट स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट करेगा। स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट को बुक बेचा तो उसका पैसा कौन कलेक्ट करेगा? फ्लिपकार्ट कलेक्ट करेगा। और फ्लिपकार्ट क्या करेगा? अपना जो भी शेयर बनता है वो काटने के बाद बाकी वाला पैसा वो बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को दे देगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जब भी ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पैसा देगा तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस काटना रहेगा एट द रेट 1%। 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहां पे इस सेक्शन में एक एंटिक चीज है। एंटिक चीज यह है कि जैसे मान लो यहां पे फ्लिपकार्ट ने जो स्टूडेंट्स को बुक बेचा उसका ग्रॉस कलेक्शन हुआ स्टूडेंट से, दैट ग्रॉस कलेक्शन इज सपोज 30 लाख रुपीज। ग्रॉस कलेक्शन इज 30 लाख रुपीज, तो 30 लाख रुपीज का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। अब फ्लिपकार्ट क्या करती है? उनकी पोर्टल फीस लेती है। तो फ्लिपकार्ट का जो फीस है फॉर एन एग्जांपल 20% है, तो ये क्या करेगा? यहां पे 6 लाख रुपीज तो उसका फीस है,
बाकी पेमेंट कितना करेगा 24 लाख रुपीस। तो 24 लाख रुपीस है ये फ्लिपकार्ट पेमेंट करेगा किसको, बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को। यहां पे टीडीएस काटना है, लेकिन टीडीएस काटना है @1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल का। यहां जो टीडीएस काटना है ना, वो ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल का काटना है कि सेल कितने में किया था। तो यहां पे जो सेल किया था वो 30 लाख में किया था, तो बाबूजी यहां पे 30 लाख पे 1% इट्स कम्स टू द 30,000 का टीडीएस कटेगा एंड 23 लाख एंड 70,000 है, इतना बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को पे किया जाएगा करके। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ई कॉमर्स, आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, ओ 194 ओ का मतलब ऑनलाइन हो रहा है करके। ठीक है, ओ का मतलब ऑनलाइन। अब एक बात समझना, ओ का मींस ऑनलाइन, दैट इज द ई कॉमर्स। सबसे पहली चीज सर पेयर कौन होगा, तो पेयर में लॉ मेकर्स ने यहां पे लिखा हुआ है पेयर मींस एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन हो, दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कोई भी पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया फ्लिपकार्ट करके। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पेयर रहेगा। पेई कौन रहेगा, एनी रेजिडेंट पर्सन, कोई भी रेजिडेंट पर्सन जो कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, दैट इज कॉल योर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज अ पेई। और यहां पे रेट क्या रहेगी, रेट इज अ 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल। ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सेल, जो भी सेल वैल्यू रहेगा उसका 1% की रेट से टीडीएस है वो काटेगा। यहां 1% की रेट से है वो टीडीएस काटना है, लेकिन एक चीज समझना, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है कि जो भी अगर तुम्हारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल में बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लिया था, ये जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है ना, ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर तुम्हारा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट तुम्हारा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, उसका जो गुड्स या सर्विस बेचा वो पूरे साल में मिला के ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो सेल वैल्यू है वो आपका अप टू 5 लाख रुपीस है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। एंड ये इंडिविजुअल एचयूएफ अपना पेन नंबर दे देता है, तो बेटा इस सेक्शन में 194 ओ में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, उनका जो गुड्स या सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सेल किया था, वो पूरे साल का मिला के अप टू 5 लाख रुपीस है, मींस 5 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है। अप टू 5 लाख रुपीस है, 5 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है। एंड अगर मान लो ये जो तुम्हारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो अपना पेन नंबर या आधार नंबर का कॉपी दे देता है, तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे बैच में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शिखा। अब शिखा क्या करती है, मान लो उसने कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम चालू किया, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कुछ पेंटिंग्स बना रही है, और वो क्या करती है फ्लिपकार्ट पे डाल देती है या अमेजोन पे डाल देती है। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या करता है, वो पेंटिंग्स को सेल करता है, जैसे अमेजोन ने उस पेंटिंग्स को सेल किया। अब पूरे साल का मिला के जो सेल हुआ वो प्रोडक्ट्स का, उसके प्रोडक्ट्स का, शिखा के प्रोडक्ट्स का, वो पूरे साल का मिला के मान लो अप टू 5 लाख रुपीस है। एंड ये इंडिविजुअल एचयूएफ में आएगी शिखा, और इसने अपना पेन नंबर आधार नंबर दे दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में बाबू वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन जिसके थ्रू बेचा गया है वो इसका टीडीएस नहीं काटेंगे। वो इसका टीडीएस है, वो नहीं काटेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, समझा या नहीं समझा? समझा करके। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसका जो गुड्स बेचा जा रहा है वो अप टू 5 लाख रुपीस है पूरे साल में मिला के, मीन सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर करके। ठीक है, वो अप टू 5 लाख है, और अगर पार्टिसिपेंट ने अपना पेन नंबर या आधार नंबर दे दिया है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस करके। चलिए अब एक और चीज समझते हैं, जो आप लोग इधर ध्यान देना, एक और चीज समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इधर देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यही एग्जाम्पल को मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं और मैं डुप्लीकेट बना दिया। इधर इधर देखिए बेटा, हुआ क्या, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और ये लोग क्या करते हैं, बुक्स बेचते हैं स्टूडेंट को, फ्लिपकार्ट वाले। अब एक बात समझना, फ्लिपकार्ट ने क्या किया,
इस साल में स्टूडेंट को कुछ बुक्स बेची और बुक्स बेची, उसका सेलिंग प्राइस है ना, वो सेलिंग प्राइस सपोज 50 लाख रुपीस है, 50 लाख रुपीस की सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज 50 लाख। लेकिन गाइस हुआ क्या, इस 50 लाख में से स्टूडेंट ने डायरेक्टली बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर दिया 30 लाख का। मींस 30 लाख का जो पेमेंट है दैट इज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द कस्टमर, लेकिन सेल किसने करवाया है, फ्लिपकार्ट ने कराया है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हो सकता है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे हमारे जैसे दो बुक आती है, एक कॉम्पैक्ट एक कंपाइलर। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, कॉम्पैक्ट के नीचे पेमेंट गेटवे सीधा बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का डाल दिया, एंड कंपाइलर के नीचे पेमेंट गेटवे है वो फ्लिपकार्ट का है। अब हुआ क्या, यहां पे टोटल स्टूडेंट को जो सेल हुआ, मींस सेल जो फैसिलिटेट किया है, जो सेल फैसिलिटेट किया है, मींस जो सेल करवाई है वो तो फ्लिपकार्ट ने कराई है, कितने की, 50 लाख की। अब 50 लाख में से बाबूजी 30 लाख इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द पार्टिसिपेंट, को 30 लाख तो डायरेक्टली रिसीव हो गया। अब बाकी वाला जो है वो 20 लाख है, वो 20 लाख मान लो फ्लिपकार्ट को रिसीव हो गया। अब ये फ्लिपकार्ट क्या करेगा, मान लो फ्लिपकार्ट का कमीशन है वो 20% है, उसका जो शेयर है, फीस है वो 20% है। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा कि ये जो 50 लाख रुपीस की उसने सेल कराई, 50 लाख पे कमीशन उसका 10 लाख होता है, तो 10 लाख होता है, तो एक बात समझना, 20 लाख उसको मिला है और 20 लाख में से वो उसका जो फीस काटेगा वो पूरे 50 लाख पे काटेगा, 10 लाख रुपीस। अब रिमेनिंग 10 लाख जो है वो किसको देगा, बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को देगा। क्वेश्चन ये आता है टीडीएस कितने पे कटेगा यहां पे, क्या टीडीएस जो अमाउंट यहां फ्लिपकार्ट को रिसीव हुआ है 20 लाख, सिर्फ 20 लाख पे ही 1% कटेगा, या पूरी सेल जो कि फ्लिपकार्ट ने फैसिलिटेट की थी वो पूरी सेल पे टीडीएस कटेगा? राइट आंसर इज पूरी सेल पे कटेगा, दैट इज द 50 लाख, और 50 लाख का 1% कितना होता है, 50,000। तो यहां पे टीडीएस है वो पूरा आपका 50,000 कट जाएगा और 9,50,000 का पेमेंट किया जाएगा किसको, बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को। तो इन सिंपल वर्ड, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कस्टमर से डायरेक्टली पैसा जो है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को मिल जाए। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कस्टमर से डायरेक्टली पैसा जो है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को मिल जाए, बट उस केस में भी बेटा उस वाले अमाउंट को भी ये माना जाएगा कि इसने ही ऑब्वियसली सेल तो कराई है, तो सेल वैल्यू इसमें जोड़ा जाएगा और उस अमाउंट पे भी टीडीएस है, वो टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट 1% की रेट से। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपका टीडीएस 194 में कट चुका है, अगर कोई टीडीएस है वो 194 में टीडीएस कट चुका है, या फिर 194 में टीडीएस नहीं कटा ड्यू टू द 5 लाख का लिमिट, या तो 194 में टीडीएस कट चुका है या 194 में टीडीएस नहीं कटा ड्यू टू दैट लिमिट ऑफ द 5 लाख इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, तो किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। मैंने क्या बोला कि अगर 194 में टीडीएस कट चुका है, अगर 194 में टीडीएस है वो टीडीएस कट चुका है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर 194 में टीडीएस कट चुका है तो और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा, और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा हुआ है ई कॉमर्स में सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक बात समझना, बहुत बार आप सर्विसेज भी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू बेच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा डॉक्टर बहुत सारे प्रैक्टो करके एक डॉक्टर का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दैट इज द प्रैक्टो, आई थिंक प्रैक्टो ही नाम है, हो सकता है दूसरा कोई नाम हो, या अर्बन क्लैप करके, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है। आपने देखा होगा वहां पे भी वो लोग प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, वहां पे भी वो लोग टेक्निकल सर्विस देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो एक सीए है और सीए ने क्या किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मान लो एक पोर्टल जो था ऑनलाइन पोर्टल, उसके थ्रू किसी को सर्विस दिया और वो प्रोफेशनल सर्विस है। अब एक बात समझना, ये ऑनलाइन पोर्टल ने जब सीए को पेमेंट किया उस पे 194 में टीडीएस कट चुका है, तो क्या 194 में टीडीएस आएगा? आंसर इज नो, फिर 194 में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आप 194 ओ में टीडीएस काट लेते हो, आप 194 ओ में टीडीएस काट लेते हो, या 194 ओ में टीडीएस नहीं कटता है, 194 ओ में टीडीएस नहीं कटता है, या फिर 194 ओ में टीडीएस काट लेते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में बाकी किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। बाकी किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 194 ओ में टीडीएस कट जाता है या 194 ओ में नहीं कटता है ड्यू टू दैट 5 लाख लिमिट, तो बाकी किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा लॉ मेकर्स ने यहां पे बोला है। अब एक और चीज समझना, मैंने बोला कि 194 ओ में टीडीएस कट गया है तो उस पर्टिकुलर केस में किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर ट्रांजैक्शन कोई अलग ट्रांजैक्शन है, सेपरेट ट्रांजैक्शन है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, एक तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, हमारी बुक बेचता है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। अब फ्लिपकार्ट की होती है मेगा बिलियन सेल करके, कभी कभी होती है बिग बिलियन सेल। तो बिग बिलियन सेल जब फ्लिपकार्ट की होती है तो मैंने फ्लिपकार्ट को बोला क्या यार आपकी बिग बिलियन सेल है ना, उसमें हमारा बैनर चला दो आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे टॉप ऑफ द वेबसाइट मुझे मेरा बैनर चाहिए करके, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है चला लेंगे, उसके लिए हम आपको 15 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट पे कोई एडवर्टाइजमेंट दिलाया, और एडवर्टाइजमेंट दिलाया उसके लिए उनको मैंने 15 लाख का पेमेंट किया। तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, इस पे मुझे 194 सी में टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन ही अलग है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन ही अलग है। ये क्या है? ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन अपने आप में अलग है, तो यहां तो टीडीएस कटेगा। तो मैंने क्या बोला, देखो 194 ओ में टीडीएस कट गया या 194 ओ में टीडीएस नहीं कटा ड्यू टू दैट 5 लाख का लिमिट इंडिविजुअल एचयूएफ वाला, तो किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर कोई सेपरेट ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट दिलाया, तो फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजमेंट चलाने का जो ट्रांजैक्शन है, दैट ट्रांजैक्शन इटसेल्फ इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, तो वहां पे टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस, वहां पे टीडीएस आपका कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, कुछ सीबीडीटी के क्लेरिफिकेशन है और वो क्लेरिफिकेशन अपन समझने की कोशिश करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे वो क्लेरिफिकेशन। इधर देखिए बेटा, जैसे होता क्या है, ये एग्जांपल एक बार मैं वापस यहां पे कॉपी करता हूं, फ्लिपकार्ट वाला और स्टूडेंट वाला और तुम्हारा बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड वाला। इधर देखिए बेटा, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, समझना, हाँ एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट क्या करता है, स्टूडेंट को बुक्स बेचता है कॉम्पैक्ट करके, ठीक है, बुक बेचता है कॉम्पैक्ट को। अब एक कॉम्पैक्ट बुक बेचता है स्टूडेंट्स को। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट को बुक बेचा, तो इसको बोलेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये। इन्होंने बुक बेची स्टूडेंट को बुक बेची। अब जब स्टूडेंट को बुक बेची और स्टूडेंट ने जब पेमेंट करने गया, आप जब फ्लिपकार्ट पे जब कभी पेमेंट करने जाते हो तो आपको पता है जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करते हो आपको किसी और वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट कर लेता है, जिसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे वेबसाइट। बहुत बार आपने देखा होगा कि पेटीएम खुल जाता है, पेटीएम का पेमेंट गेटवे। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो बहुत बार सीसी एवेन्यू खुल जाता है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे करके, जिसको पेमेंट गेटवे बोला जाता है। या कभी एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे खुल जाता है। तो होता क्या है कि मान लो स्टूडेंट ने ऑर्डर करना है, स्टूडेंट को ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट पे जब वो गुड्स बाय कर रहा है तो वो स्टूडेंट सीधा रीडायरेक्ट हो जाता है, किस पे पता है, वो रीडायरेक्ट होता है स्टूडेंट एक पेमेंट गेटवे की वेबसाइट जिसका नाम है मान लो सीसी एवेन्यू। अब ये सीसी एवेन्यू के पास रीडायरेक्ट होता है, तो ये पैसा किसको मिलता है, सीसी एवेन्यू को मिलता है, और सीसी एवेन्यू फिर ये पैसा किसको देता है, फ्लिपकार्ट को देता है। फिर ये पैसा सीसी एवेन्यू क्या करता है, फ्लिपकार्ट को दे देता है। मींस पैसा पहले किसके पास जा रहा है, सीसी एवेन्यू के पास, और उसके बाद फ्लिपकार्ट के पास। अब एक बात बताओ, सीसी एवेन्यू भी तो अपने आप में एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है भाई। सीसी एवेन्यू जो है वो अपने आप में एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दूसरों को गुड्स को सेल करने में सहयोग कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है करके, ठीक है। तो ये भी तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और यहां पे तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बन गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट का गुड्स है वो सीसी एवेन्यू ऑनलाइन बिकवा रहा है, तो पेमेंट तो सीसी एवेन्यू के पास आ रहा है।
तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या सीसी एवेन्यू फ्लिपकार्ट का अंडर सेक्शन 194 ओ में टीडीएस काटेगा क्या? फिर 194 ओ में क्या सीसी एवेन्यू भी फ्लिपकार्ट का 194 ओ में टीडीएस काटेगा क्या? इसको लेके सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया, आंसर इज नो, काटने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी का कहना है कि जब फ्लिपकार्ट ऑलरेडी टीडीएस बीबी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का काट रही है अंडर सेक्शन 194 ओ, तो यहां पे सीसी एवेन्यू को फ्लिपकार्ट का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यहां पे सीसी एवेन्यू को फ्लिपकार्ट का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस यहां पेमेंट गेटवे कंपनी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का टीडीएस नहीं काटेगी, बट यहां ई कॉमर्स ऑपरेटर एक डिक्लेरेशन देगा, किसको? सीसी एवेन्यू को। और ई कॉमर्स ऑपरेटर एक डिक्लेरेशन देगा सीसी एवेन्यू को कि भैया हम आगे जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो हम उनका टीडीएस काट रहे हैं अंडर सेक्शन 194 ओ, तो ये पेमेंट गेटवे कंपनी है, ये टीडीएस नहीं काटेगी, किसका? फ्लिपकार्ट का। ये पेमेंट गेटवे कंपनी है, ये टीडीएस नहीं काटेगी, किसका? फ्लिपकार्ट का। ये फ्लिपकार्ट का टीडीएस नहीं काटेंगे करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए बेटा, जैसे फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, आपने नाम सुना होगा एक कंपनी का जो बहुत घाटा देके गई इन द आईपीओ, जिसका आया था, आपने नाम सुना होगा, एक policybazaar.com करके कंपनी है, policybazaar.com एक कंपनी है। अब policybazaar.com जो कंपनी है दैट इज द एग्रीगेटर है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है ऑनलाइन। policybazaar.com, जैसे आप policybazaar.com पे जाओगे तो आपको पता है policybazaar.com। अब policybazaar.com पे जब आप जाओगे तो ये आपको पॉलिसी बेचते हैं, और पॉलिसी कौन सी कंपनियों की बेचते हैं? इनके पास सब कंपनियों की पॉलिसी है करके, ठीक है। इनके पास आपके सब कंपनियों की पॉलिसी है। देखिए ये मैक्स लाइफ की भी बेचते हैं, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की भी बेचते हैं, एलआईसी की भी बेचते हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं जो इनके पार्टनर है, इनकी ये ऑनलाइन पॉलिसीज बेचते हैं, ऑनलाइन पॉलिसीज है, ये बेचते हैं policybazaar.com। इनका आईपीओ आया था भाई साहब, जिसने लगाया उसकी लंका लग गई करके, ठीक है। तो देखिए policybazaar.com का होता क्या है कि जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। अब ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और ये जनरल इंश्योरेंस करती है, ये जनरल इंश्योरेंस करती है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है बीबी, मैं मिस्टर बीबी, मेरे को एक कार इंश्योरेंस लेना था, मेरे को एक कार इंश्योरेंस लेना था। तो कार इंश्योरेंस मुझे लेना था, तो मैंने सोचा मैं कहां से लूं, तो मैंने विजिट किया policybazaar.com पे। अब जैसे ही मैंने policybazaar.com पे गया तो उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग कार इंश्योरेंस के ऑप्शन दिए। अब मुझे उसमें से सबसे बढ़िया लगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का। अब ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का जो कार इंश्योरेंस मैंने policybazaar.com से खरीद लिया, policybazaar.com पे ही पेमेंट होता है, वहीं से वो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने खरीद ली करके, ठीक है। और मेरे पास में इंश्योरेंस पॉलिसी आई, वो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की आएगी। अब एक बात समझना, हुआ क्या, ये बात हो रही है 2022 की, इस साल की। और हुआ क्या कि भैया यहां इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मैं बोलूं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ये तुम्हारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, एंड policybazaar.com है वो तुम्हारा क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। पॉलिसी बाजार है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। क्या है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्योंकि ऑनलाइन दूसरे का गुड्स वगैरह सेल कर रहा है, सर्विस सेल कर रहा है। अब एक बात समझिए, पहले साल मैंने जो पेमेंट किया वो मान लो कार इंश्योरेंस का मैंने इनको जो पेमेंट किया policybazaar.com को, वो 30,000 किया। अब ये क्या करेगा, policybazaar.com है, जब भी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को पेमेंट करेगा तो ऑब्वियसली 194 ओ में टीडीएस काट लेगा क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी सेल की थी। तो भैया policybazaar.com है वो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को जब पेमेंट करेगा तो उसमें 194 ओ में टीडीएस काट लेगा, बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है। अब एक बात समझना, हुआ क्या, ये तो इस साल की बात हुई। अब अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर भैया क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 2023 में
नेक्स्ट ईयर 2023 में मुझे वो पॉलिसी को रिन्यू कराना था। जो कार इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी थी, मुझे पता चल गया ना अब तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी थी, मुझे ये पता चल गया। अब नेक्स्ट ईयर मैं इस पॉलिसी को रिन्यू कराने गया। अब मैं रिन्यू कराने के लिए वापस से policybazaar.com पे नहीं जाऊंगा। रिन्यू कराने के लिए मैं भैया policybazaar.com पे थोड़ी जाऊंगा। मैं रिन्यू कराने के लिए policybazaar.com पे नहीं जाऊंगा, policybazaar.com पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधा किसके पास में गया पता है? मैं बीबी नेक्स्ट ईयर में 2023 में सीधा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास में गया और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से वो पॉलिसी मैंने रिन्यू करा ली। और सपोज रिन्यू पे मैंने 25,000 का प्रीमियम पे किया नेक्स्ट ईयर सीधा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को। अब एक बात समझना भैया, एक पॉलिसी सेल किसने कराई थी? ये पॉलिसी सेल तो policybazaar.com ने कराई थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो नेक्स्ट ईयर क्या policybazaar.com के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 194O में टीडीएस काटना पॉसिबल है या नहीं? नहीं ना, बिकॉज पॉलिसी बाजार के पास तो कुछ पैसा आया ही नहीं। भैया जब आप पॉलिसी को रिन्यू कराओगे, क्योंकि पॉलिसी सेल किसने कराई थी? सेल तो policybazaar.com ने कराई थी। अब उसी पॉलिसी को आप रिन्यू करा रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है, या बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने पॉलिसी एक बार ले ली और उसके 10 साल के प्रीमियम आपको पे करने हैं, तो नेक्स्ट ईयर का जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो तो सीधा ही आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को पे करोगे। तो यहां policybazaar.com के लिए यह पॉसिबल नहीं है। policybazaar.com के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अंडर सेक्शन 194O। तो यहां पे हमारी सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया, और हमारी सीबीडीटी ने यहां पे क्लेरिफिकेशन दिया कि बाबूजी इस पर्टिकुलर केस में नेक्स्ट ईयर में policybazaar.com को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 194O में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली देखो, यहां पे पॉलिसी सेल हुई थी policybazaar.com के थ्रू, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पॉलिसी बाजार को कमीशन देगा, नेक्स्ट ईयर भी कमीशन तो देगा ही, क्योंकि भैया पॉलिसी सेल जब policybazaar.com के थ्रू हुई थी तो हर बार यह आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या करेगा? policybazaar.com को कमीशन देगा। और जब ये policybazaar.com को कमीशन देगा तो कमीशन देते टाइम ऑब्वियसली इनको टीडीएस 194 और बेटा डी में काटना पड़ेगा। डी मींस दलाल, इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट है ना वो, तो उसका जो टीडीएस है जब वो कमीशन देंगे तो कमीशन पे 194D में टीडीएस काटना पड़ेगा, बट बेटा 194O नहीं लगेगा इन द सबसीक्वेंट ईयर। सबसीक्वेंट ईयर में 194O नहीं लगेगा, बट यहां पे ऑब्वियसली जब आपको कमीशन दिया जा रहा है तो कमीशन पे 194D में टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द ई ऑक्शनियर करके। बहुत सारी ऐसी एक वेबसाइट्स होती है, जो वेबसाइट्स है वो ई ऑक्शन का काम करती है। ई ऑक्शन का काम का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में कोई चीज है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में ये एक मोमेंटो है करके, ठीक है, मेरे पास में ये एक मोमेंटो है, और ये जो मोमेंटो है दैट इज यहां लिखा हुआ है, दैट इज मेरा नाम वाम लिखा हुआ है, बीबी वर्चुअल लिखा हुआ है, ये मोमेंटो है। अब मेरे को क्या करना है? ये मोमेंटो ऑनलाइन बेचना है। तो मैं क्या किया, एक कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो ई ऑक्शन करती है। ई ऑक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन करती है। अब ये ई ऑक्शनियर करके एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है जो ई ऑक्शन करती है। मैं वहां पे गया और मैं वहां जाने के बाद में करके, ठीक है, मैं वहां जाने के बाद में मैंने मेरा प्रोडक्ट डाल दिया। अब उस वेबसाइट ने क्या किया, जैसे देखो ये जो क्या बोलते हैं, एक दूसरी वेबसाइट जो गुड सेल वगैरह करवाती है, पूरा सेल वगैरह वही कराती है, तो उसमें 194O लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो सिर्फ आपको बायर लाके दे देती है, बायर ढूंढ के दे देती है, बाकी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हुआ क्या, एक मेरे को कुछ प्रोडक्ट बेचना था, मैं गया एक वेबसाइट पे, वो ई ऑक्शन की वेबसाइट है। मैंने उस वेबसाइट पे लॉगिन किया, मेरा प्रोडक्ट देखा, उन्होंने बायर से मेरे को बायर से लीड लेके दे दी, मेरे से बायर से लीड लेके दे दी उन्होंने। अब मैं डायरेक्टली बायर से बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, बायर से बात कर रहा हूं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनमें उस वेबसाइट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली बायर से बात कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन है वो आउटसाइड द ऑक्शनर जो है, ऑक्शनर को पता ही नहीं है ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए ऑक्शनर को कोई पता ही नहीं है, ट्रांजैक्शन में ऑक्शनर को कुछ पता ही नहीं कि एट फाइनल ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइस पे हुआ है।
हम दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा वो जो ई ऑक्शनर है ना, वो जो वेबसाइट है, उसको 194 ओ में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मिस यहां पे क्या हुआ, वो वेबसाइट का काम क्या था पता है, सिर्फ एक प्राइस डिस्कवरी करना था, सिर्फ एक प्राइस डिस्कवरी करना था, और प्राइस डिस्कवरी उन्होंने पोर्टल पे करके दे दी हमको, एज वेल एज द उन्होंने प्राइस डिस्कवरी करके क्लाइंट को दे दी, उन्होंने सेल कंक्लूड नहीं कराई, सिर्फ प्राइस डिस्कवरी करके दे दी, बायर सेलर की बात होने लग गई और बायर सेलर आपस में फिर है वो अपना काम करने लग गए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे 99acres.com रोहित ने बोला, एज वेल एज द magicbricks.com। एक बात बताओ, magicbricks.com पे आपको घर बेचना है, तो घर बेचना है तो magicbricks.com पे घर नहीं बिकता है आपका, ठीक है, वो मैजिक ब्रिक्स का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप एक काम करिए, सीधा जाइए मैजिक ब्रिक्स पे, अपना घर को लिस्ट कर दीजिए, लिस्ट करने के बाद कोई बायर आएगा, लीड आएगी, आप फिर उसके साथ में प्राइवेटली बात करिए, आप प्राइवेटली उसके साथ में बात कर दिए। एग्जांपल के लिए इंडिया मार्ट भी है, इंडिया मार्ट भी यही कर रही है, इंडिया मार्ट सेल थोड़ी कराती है, पैसा थोड़ी कलेक्ट करती है, उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है करके, ठीक है। इंडिया मार्ट है, वो इंडिया मार्ट भी यही काम कर रही है। तो भैया ये इंडिया मार्ट है, ये इंडिया मार्ट भी यही काम कर रही है, ये क्या बोलते हैं मैजिक ब्रिक्स भी यही काम कर रही है, तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो क्या कर रहा है, उनका काम है सिर्फ प्राइस डिस्कवरी करके क्लाइंट को दे दिया करके, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी करके क्लाइंट को दे दिया। उनका जो ट्रांजैक्शन है वो आप बाहर कर रहे हो, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है फाइनल प्राइस कौन सी डिसाइड हुई करके, ठीक है। और भैया उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि लास्ट में फाइनल कौन सी वैल्यू पे बिका गया, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है करके, ठीक है। तो भैया, और आप अगर मान लो वो ई ऑक्शनर को कुछ पेमेंट कर रहे हो, आप अगर ई ऑक्शनर को कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें आप उसको कमीशन दे रहे हो या ब्रोकरेज दे रहे हो, तो आप उसका टीडीएस काट लोगे, आप सिर्फ कमीशन ब्रोकरेज पे टीडीएस काटोगे, बट वो ई ऑक्शनर जो है उसको किसी भी सेक्शन मतलब 194 ओ में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, आपकी बुक में 194 ओ में जितना भी दे रखा है, पेज नंबर आई थिंक 362 से चालू हो रहा है, 363, 364, 365 पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। मिस 194 पी से ऊपर जितना भी दे रखा है वो सब पढ़ लीजिए। 194 पी से ऊपर जितना भी दे रखा है वो सब आप पढ़ लीजिए। मैं आपको 5 से 7 मिनट का टाइम देता हूं।
कुछ डाउट पूछे लोगों ने। पहला कि सर, उर्वी का पहला क्वेश्चन ये था कि सर इन द that ICICI Lombard case in the first year on commission is TDS will be applicable? Answer is yes. Yes, that is applicable. That is a separate transaction. तो yes, it is applicable. Second 194 ओ में पेन नंबर नहीं दिया तो क्या होगा? 5% से TDS कटेगा। मैं इसको लेटर पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। Any professional services provided through the e-commerce operator but TDS not deducted due to 5 lakh limit, then also 194J will not be applicable because language law का क्या बोलता है यहां पे पता है कि TDS not deducted under section 194O or either TDS deducted under section 194O or not deducted due to 5 lakh limit, then TDS cannot be deducted under any other section. That is clearly mentioned in the law. That is clearly mentioned in the law. So in simple word I can say that online professional service आपने दिया और अगर TDS 194O में नहीं कटा ड्यू टू 5 लाख लिमिट तो भी 194J में नहीं कटेगा। ओके, ई ऑक्शनर फीस पे TDS कटेगा? आंसर इज यस, दैट इज गिवन ऑन द लास्ट लाइन ना। या फॉर पेमेंट मेड टू ई ऑक्शनर फॉर प्रोवाइडिंग ई ऑक्शन सर्विस द क्लाइंट डिडक्ट द TDS अंडर रेस्पेक्टिव सेक्शन। उसका मान लो कमीशन ब्रोकरेज है तो 194OH में TDS कटेगा और बायर सेलर को 194Q या फिर 206C1H में वहां TDS TCS आएगा। ये क्या है अपन देखेंगे बाद में। सेल वैल्यू इंक्लूड GST, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा टाइम रुक जाइए उर्वी, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द लेटर पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू बिकॉज TDS में GST पे TDS नहीं कटता। पूरे TDS में स्टैंडर्ड रूल है GST पे TDS नहीं कटता। TCS इज इंक्लूडिंग GST, TDS इज एक्सक्लूडिंग GST ऑलवेज। चलिए अब आप ये जो एग्जांपल्स दे रखे इसको आप घर पे जाके रिवाइज करिए प्लीज। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पढ़ने के लिए पूरा टाइम दे दूं करके, ठीक है। चलिए एक और सेक्शन 194P करके, 194P। अब एक बात समझना, 194P सेक्शन ये लास्ट ईयर लाई गई थी और लास्ट ईयर जब ये सेक्शन आई तो मीडिया वालों को तो पता नहीं क्या हो गया। इंडिया के मीडिया वाले जो है ना वो खतरनाक लोग हैं करके, ठीक है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। एक तो उनको आधा नॉलेज होता है इनकम टैक्स का, तो फिर उसके बारे में भी इतना ज्ञान पेलने लग जाते हैं ना, भाई साहब ये हो गया वो हो गया करके, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब ये सेक्शन आई तो मार्केट में आपने न्यूज वालों ने देखा होगा कि न्यूज वालों ने एक न्यूज चला ली क्या किसी की भी एज अगर 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो उसको इंडिया में इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा। ऐसा न्यूज चला ली करके, ठीक है, कि जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो उसको इंडिया में इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा। ऐसा न्यूज चला लिया, बट ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। अब है क्या वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एक सेक्शन डाली दैट इज द 194P। पी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेंशनर, जो पेंशनर होता है ना, पेंशनर करके, ठीक है। पेंशनर मींस जिसकी एज रिटायर हो चुका है एंड ही इज गेटिंग द पेंशन। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 75 ईयर्स और अबोव हो चुकी है, मींस प्रीवियस ईयर में उसकी जो एज है वो 75 ईयर्स और उससे ज्यादा हो चुकी है, मींस उसने अपनी जिंदगी जी ली है कुल मिला के, 75 ईयर्स और अबोव हो चुकी है। और उस पर्सन को दो ही तरह की इनकम है, मींस मैक्सिमम 2 टाइप की इनकम है। एक तो उसको पेंशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, एंड दूसरा उसको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट FD का हो सकता है, सेविंग का हो सकता है, RD का हो सकता है, कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सिर्फ 2 ही तरह की इनकम है, एक तो उसकी पेंशन है और दूसरा उसका इंटरेस्ट है। और पेंशन उसी बैंक में आ रही है जिस बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, मींस उसके पास बैंक अकाउंट एक ही है, स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट एक ही है, उसी बैंक अकाउंट में उसकी पेंशन आती है और उसी बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है, मींस देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ द इनकम, वन इज द पेंशन एंड वन इज द इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, एंड उसी बैंक अकाउंट में उसकी पेंशन आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इसमें बैंक TDS काटेगी अंडर सेक्शन 194P। सर आप बोलोगे सर बैंक जो इंटरेस्ट पे TDS काटती है वो तो 194A में काटती है, यहां पे 194A नहीं लगेगा।
इसमें बैंक क्या करेगी, इस पर्टिकुलर पर्सन की पहले इनकम कैलकुलेट करेगी, इनकम कैलकुलेट करने के बाद स्लैब रेट से टैक्स निकालेगी, टैक्स निकालने के बाद जितना टीडीएस पेंशन पे कट चुका है, अगर पेंशन पे कोई टीडीएस कट चुका है तो पेंशन वाला टीडीएस लेस करेगी, उसके बाद में जो बचेगा उतना टीडीएस ये बैंक काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगी। बाकी वाला टीडीएस जो है वो बैंक काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगी, और इसमें ये जो बंदा है सीनियर सिटीजन वो एक डिक्लेरेशन देगा बैंक को एक डिक्लेरेशन देगा इन द फॉर्म नंबर 12 बीबीए करके एक फॉर्म है, और 12 बीबीए फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देगा कि भैया मैं सीनियर सिटीजन हूं और मेरी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, मेरे को सिर्फ यही इनकम है पेंशन का और बैंक से इंटरेस्ट जो आपकी बैंक में आ रहा है, मेरा और कोई इनकम नहीं है। अगर उसका कोई डिडक्शन है जैसे एटीसी एटीडी का तो उसका डिटेल उस फॉर्म में भर के दे देगा। तो अगर ऐसा होता है तो बैंक टीडीएस काटेगी, स्लैब रेट से इनकम कैलकुलेट करके जो टैक्स आएगा उतना टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा देगी। और अगर ऐसा हुआ इस सेक्शन में टीडीएस कटा तो उस पर्सन को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। मींस जो भी पर्सन है ना उस पर्सन को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न बाय दिस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, इसको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेक्शन 194P। तो 194P को आप एज अ पेंशनर की तरह याद रख सकते हैं, दैट इज द पेंशनर करके। कौन है? पेंशनर करके, ठीक है। तो जो पेंशनर है, पेंशनर के केस में ये सेक्शन लगेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 194P में, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, टीडीएस बाय द बैंक इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। पेयर कौन होगा? स्पेसिफाइड बैंक। पेमेंट किसको कर रहे हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 75 ईयर्स और मोर हो चुका है। रेट यहां पे स्लैब रेट है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द इंडिविजुअल हैविंग इनकम of the nature in the nature of the pension and no other income except the income in the nature of the interest received and receivable from an account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving his pension income and has furnished the declaration to the specified bank containing such particular in the form 12 BBA and verified in such a manner as may be prescribed. Once the declaration is furnished by the senior citizen, the bank would be required to compute the income of such senior citizen. For computing total income, deduction under section 80C to 80U would be given along with the rebate under section 87A का जो मिल रहा है वो. The bank shall deduct the income tax on such total income on the basis of slab rate after considering any TDS deducted on the pension. यहाँ specified bank का मतलब होता है कोई भी schedule bank which has been appointed as an agent by RBI अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो यहां पे बोला है कि स्पेसिफाइड बैंक मींस कोई भी शेड्यूल बैंक जिसको अपॉइंट किया है एज अ एजेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई के एजेंट की तरह अपॉइंट किया है। एग्जांपल के लिए यहां पे एसबीआई आप समझ लीजिए, एसबीआई को उन्होंने अपॉइंट किया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द स्पेसिफाइड बैंक। आपको स्पेसिफाइड बैंक दे रखा होगा करके, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या बोलता है देखिए। मिस्टर जॉय अ रेजिडेंट इंडियन एज 77 ईयर्स का है, गेट्स द पेंशन ऑफ 52,000 पर मंथ फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। उसको दिल्ली गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, कितना मिल रही है? 52,000 पर मंथ। द सेम इज क्रेडिटेड इन हिज सेविंग अकाउंट इन द एसबीआई दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच में एसबीआई में उसका अकाउंट है, वहां क्रेडिट हो रही है। In addition, he gets the interest at the rate 8% on the fixed deposit of the 20 lakh. उसने 20 लाख का एफडी कराया है with that bank. Out of the deposit of 20 lakh, 2 lakh represent the 5-year FD made by him as on 1/4/2022. इस 20 लाख की एफडी में से 2 लाख की एफडी ऐसी है जो 5-year एफडी है। 5-year एफडी को बोलते हैं टैक्स सेवर एफडी। और टैक्स सेवर एफडी जो होती है वो टैक्स सेवर एफडी पे आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। टैक्स सेवर एफडी का आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक क्रेडिटेड इन हिज एसबीआई सेविंग अकाउंट। एसबीआई में उसका सेविंग अकाउंट भी है और उस सेविंग बैंक अकाउंट में उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका 9,500 है। आपसे पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द अबोव फैक्ट कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग दैट ही नॉट ऑप्टेड द सेक्शन 115 बीएससी नहीं ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले पेंशन इनकम 52,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स कम्स टू द 6,24,000 आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 का जो मिलता है 50,000 का, तो उसका नेट सैलरी इनकम 574 आ गया।
इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी इसका 20 लाख का है, तो 20 लाख के पे आपको कितना 8% की रेट से इंटरेस्ट है, 1,60,000 आ गया। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 9,500, टोटल 169,500, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 743,500। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में एटीसी का डिडक्शन मिलेगा 5 ईयर एफडी का, दैट इज 1,50,000। और इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड सेविंग बैंक एटीटीटीबी, एटीटीटीबी किसको मिलता है, जो सीनियर सिटीजन होता है। सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का इंटरेस्ट पे एटीटीटीबी का डिडक्शन मिलेगा, तो यहां एटीटीटीबी है वो आपको मैक्सिमम 50,000 तक मिलेगा, मिल गया। तो यहां 2 लाख का डिडक्शन ले लीजिए, नेट टैक्सेबल इनकम आपका 543,500 हो जाएगा। अब 543,500 पे टैक्स निकाला तो आपका टैक्स आ गया 19,450 है, इतना इसका टैक्स आ गया करके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको क्या करना है, उसकी टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स निकालना है, ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, What would be the amount of tax deducted at source by SBI? SBI TDS कितना काटेगी? Assuming that the same is a specified bank, and is Mr. Joy required to file his return of income for the assessment year 23-24 if the tax deductible at source has been fully deducted? Examine. अगर SBI को टैक्स काटना है TDS तो कितना काटेगी? जो टैक्स का अमाउंट आ रहा है 19,450, जो 19,450 है उतना टीडीएस काटेगी। अगर मान लो सैलरी पे कोई टीडीएस कटा है पेंशन पे तो वो लेस हो जाएगा, बट मान लो सैलरी पे कुछ नहीं कटा तो पूरा 19,450 का टीडीएस है वो बैंक काटेगी और गवर्नमेंट को जमा करा देगी। अंडर सेक्शन 194 ये टीडीएस काटा जाएगा। तो देखिए, SBI being the specified bank is required to deduct tax under section 194P after considering the tax if any deducted on the pension under section 192 and remit the same to the central government. In such a cases, Mr. Joy would not be required to file his return of income under section 139. लेकिन इन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, would your answer of question number 2 be different if the fixed deposit of 20 lakh was made with the Canara Bank instead of the SBI and other fact remain the same? अगर मान लो ऐसा है कि उसका एफडी कैनरा बैंक के साथ है और बाकी सब चीजें सेम है, तो भैया जब एफडी कैनरा बैंक के साथ है तो पहली चीज तो 194P लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका एफडी किसी और बैंक के साथ है, पेंशन किसी और बैंक में मिल रही है, तो 194P नहीं लगेगा। दूसरी चीज, अब कैनरा बैंक एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेगी, और कैनरा बैंक कौन सी सेक्शन में टीडीएस काटेगी, 194A में काटेगी, और 194A में जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा 1,60,000 का, उस पर 10% की रेट से टीडीएस काटेगी। और भैया यहां पे इस पर्सन को अपना रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा करके, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को एक बार आप रीड करिए, इस सॉल्यूशन को एक बार आप रीड करिए। निकिता, अगर उसका पीएफ अकाउंट है तो इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शन दे नहीं रखा है, मतलब पीएफ अकाउंट, इसमें दो ही चीजें बोली हुई है, पेंशन है एंड इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट ऑन द बैंक अकाउंट मेंटेन विद दैट बैंक, ऐसा वर्ड यूज हुआ है। चलिए डन पीपल, चलिए अब एक काम करते हैं, 194Q अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। 194R भी कल पढ़ेंगे, रिया वाली सेक्शन, दैट इज रिया को हाईजैक कर लिया, तो रिया वाली कल पढ़ेंगे। भाई साहब 194R में तो इतने नोटिफिकेशन, इतने क्लेरिफिकेशन है, इतने क्लेरिफिकेशन है, आपके ऑफिस में आप लोग भी पागल हो गए होंगे, बोले कितने क्लेरिफिकेशन है इसमें। 194R कल 1 घंटा पर ले लेगी ये कल के लेक्चर का, जब अपन 194R डिस्कस करेंगे। टोटल 13 नोट है उसके। इसके बाद ये सेक्शन बाद में देखेंगे। आप सीधा आ जाइए मिसलेनियस प्रोविजन पे, आपकी बुक में पेज नंबर 375 पे दे रखा है मिसलेनियस प्रोविजन। और मिसलेनियस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है देखिए, 196 पहले सेक्शन, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल इफ पेई इज अ गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस नहीं काटना, या आरबीआई को पेमेंट करते हैं, या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पेमेंट करते हैं, या म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हैं, या न्यू पेंशन ट्रस्ट को पेमेंट करते हैं। मींस अगर आपने पेमेंट जो किया वो पेमेंट आपने गवर्नमेंट को किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई को किया,
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को किया, म्यूचुअल फंड को किया या न्यू पेंशन ट्रस्ट को किया तो उनका टीडीएस नहीं काटना। आप इनको कोई भी पेमेंट करेंगे, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, वो ये बोलता है कि टीडीएस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में जहां पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज है सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, उस पे टीडीएस नहीं कटता। मींस नो टीडीएस इफ जीएसटी इज सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। जो जीएसटी वाला कंपोनेंट है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, ऐसा क्लियरली एक सीबीडीटी ने सर्कुलर दे रखा है। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। ये सेक्शन क्या होती है, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट? मेरे साथ में एक बार हादसा हुआ था, मैं जब आर्टिकलशिप में था, व्हेन आई क्रैक माय सीपीटी एग्जाम, पहले सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी, तो सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप पे गया मैं। भाई साहब, आर्टिकलशिप में मुझे किसी क्लाइंट प्लेस पे भेजा गया और मुझे बोला आज तेरे को पूरे दिन टीडीएस चेक करना है। मैंने कहा ठीक है। और हुआ क्या वहां पे पता है, एक पार्टी का टीडीएस काटा गया था। कौन सी रेट से? यू नो दैट 2.77% से। 2.77% से टीडीएस काटा गया था एक पार्टी के पेमेंट पे। तो मैंने देखा यार ऐसा कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया। मैंने पूरे दिन बैठे बैठे, पहले उस टाइम पे caclubindia.com करके एक वेबसाइट चलती थी, मैंने उस पे चेक किया। मैंने कहा व्हाट इज द टीडीएस रेट? तो सब लोग बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पेमेंट पे टीडीएस की रेट 10% होनी चाहिए। और भैया मैंने हर जगह देखा, गूगल भी किया, सब जगह देखा, पता चला 10% है। बट हमारे क्लाइंट ने टीडीएस काटा है 2.77% की रेट से। अब भाई साहब मैंने पूरे दिन बैठे बैठे यही पूरा आरएनडी किया कि अगर आप टीडीएस कम काटते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, कितना पेनल्टी लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ऐसा सब मैंने किया। पूरे दिन टाइम पास किया। उसके बाद शाम को मेरे बॉस आए और मेरे बॉस ने मुझे बोला कि बीबी आज क्या किया? तो मैंने कहा सर देखो टीडीएस था, मेरे को तो पहले अप्रैल मंथ में ही पता चला कि यहां गलत किया है, टीडीएस गलत रेट से डिडक्ट किया है सर। तो आप देखिए सर ये गलत रेट से डिडक्ट किया है 2.77%। सर ये कोई टीडीएस की रेट है क्या? कहीं नहीं, मैंने तो देखी आज तक। और देखिए सर मैंने डाउनलोड करके रखा है एक्ट वैक्ट, उसमें भी लिखा हुआ है 10% इन्होंने टीडीएस 2.77% से काटा है, गलत काटा है सर, और इसमें इनको इतना पेनल्टी लगना चाहिए, इतना इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो भाई साहब मैंने जब ऐसा सर को बोला ना, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला, सर ने मुझे पूछा कि शायद हो सकता है इनके पास कोई सर्टिफिकेट रहे और वो सर्टिफिकेट में लिखा हो कि टीडीएस कम रेट से काटना है। मैंने कहा ये क्या होता है करके, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक काम करो, उनके अकाउंटेंट से जाके पूछो। आपने पूछा? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, क्योंकि हम उनके अकाउंटेंट से बात थोड़ी करेंगे, हम तो ऑडिटर है। उनके अकाउंटेंट है, वो अपने को भाव नहीं देते, अपन उनके अकाउंटेंट को भाव नहीं देते, तो हम तो भैया ऑडिटर है। तो हम गए और अकाउंटेंट को पूछा। मैंने कहा सर वो पार्टी का टीडीएस का कोई सर्टिफिकेट है क्या? तो बंदे ने रिप्लाई भी नहीं दिया। उसने सीधा एक ऊपर से फाइल निकाला, फाइल में से सर्टिफिकेट निकाल के और मेरे साथ में रख लिया करके, ठीक है। मैं सीधा सर्टिफिकेट, वो बंदा जवाब ही नहीं देते उनके अकाउंटेंट करके, ठीक है। उन्होंने सीधा ऐसे ऊपर से फाइल निकाला, फाइल निकाल के सर्टिफिकेट निकाल के मेरे सामने रख लिया। मैं वहां से सर्टिफिकेट लेके गया, सर ने मुझे बताया कि देख इसमें लिखा हुआ है कि टीडीएस इनका 2.77% काटना है इस पर्टिकुलर पीरियड में, तो इसलिए इन्होंने 2.77% काटा है। मैंने कहा सर थैंक यू सर, हो गया सर, अब अपन है ना कल बात करेंगे सर, कल मैं बहुत मेहनत करूंगा, कल मैं आपको काम पूरा करके दे दूंगा। सर बोले ठीक है, यही टाइम है, ऐसे ही सीखते हैं लाइफ में। तो एक सेक्शन होती है 197 क्या बोलती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, या बहुत बार ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, करके, ठीक है। पुराने बहुत सारे लॉसेज है और लॉसेज की वजह से इस साल इनकम आने वाला नहीं है, तो इस साल इनकम आने वाला नहीं है, ऐसे भी इनकम टैक्स नहीं आएगा, तो आपका जो टीडीएस कटा होगा फिर आप रिटर्न फाइल करोगे, फिर आप उसको रिफंड क्लेम करोगे। तो एक काम करो ना, आप एओ से जाके रिक्वेस्ट करो, आप इनकम टैक्स ऑफिसर से जाके और रिक्वेस्ट कर लो करके, ठीक है। और एओ से जाके रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज सर हमारा टैक्स तो आने वाला नहीं है, इस साल जो पेमेंट हमको मिल रहे हैं उस पर तो टीडीएस कटेगा सर। सर आप एक काम करिए ना, हमको एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसमें ये लिख के दे दीजिए कि हमारा टीडीएस ना काटे या हमारा टीडीएस किसी लोअर रेट से काटे। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप जो भी आपके पेयर है उन पेयर को वो सर्टिफिकेट का कॉपी दे दीजिए, तो वो पेयर आपका टीडीएस नहीं काटेगा या फिर कम रेट से काटेगा। जो पेयर है वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा या फिर कम रेट से काटेगा। दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज द लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट। सो दैट इज द सेक्शन 197। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, where assessee's total income or receipt of a income is not liable to tax or taxable at lower rate in the current year, it may be due to the brought forward losses, भी हो सकता है।
The assessee can apply to AO for issue of certificate for no deduction or low deduction of TDS. If AO is satisfied with the application of assessee, then he may issue such certificate. In this case, the TDS will be deducted as per the rate given in the certificate. Certificate में rate दे रखी होगी. एक और सेक्शन होती है 197A. 197A is related to the declaration in the form number 15G and 15H. आपने नाम सुना होगा फॉर्म नंबर 15G एंड 15H. अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई असेसी है करके, ठीक है, नॉर्मली इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह असेसी है और असेसी को जो इनकम हो रही है वो इनकम आइदर 192A में हो रही है, 192A मतलब ईपीएफ का पेमेंट मिल रहा है, या 193 में दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, या 194A दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, या फिर 194D. 194D इज रिलेटेड टू द दलाल दैट इज इंश्योरेंस एजेंट, उसको जो कमीशन मिलता है वो. 194DA दैट इज द डेथ आफ्टर, डेथ आफ्टर मींस LIC का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी. 194I दैट इज रिलेटेड टू द रेंट, और 194K कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की यूनिट पे इनकम करके, ठीक है. तो अगर आपको इनकम ये 4-5 सेक्शन में हो रही है, या तो 192A में, या 193 में, या 194A में, या 194D में, DA में, 194I एंड 194K. 192A EPA, 193 से इंटरेस्ट, आप नॉर्मली इसको इंटरेस्ट याद रखिए करके, ठीक है, बिकॉज 192A दैट इज EPA, 193 194A इज इंटरेस्ट, 194D इज अ दलाल इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, 194DA इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, 194I इज अ रेंट एंड 194K इज अ म्यूचुअल फंड के इनकम पे यूनिट पे इनकम. अब देखो आपको जो इनकम मिल रही है बट आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, मींस आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो आप एक काम करिए, आगे वाले को एक डिक्लेरेशन दे दीजिए, आगे वाले को एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए और ये बोलिए कि सर मेरी इनकम है ना बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो आप प्लीज मेरा टीडीएस ना काटे, तो आगे वाला पर्सन आपका टीडीएस नहीं काटेगा. 15G सेक्शन नॉर्मल केस में लगती है और 15H जो सेक्शन है वो सीनियर सिटीजन के केस में लगती है. जो सीनियर सिटीजन है वो 15H देते हैं और नॉर्मल केस में आप 15G में एक फॉर्म भर के दे देते हो, तो आगे वाला आपका टीडीएस नहीं काटेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी जो मॉम है, मेरी जो मम्मा है, वो मम्मा की इनकम जो है वो कोई इनकम नहीं है. मान लो उनको सिर्फ SBI से एक FD का इंटरेस्ट मिल रहा है और SBI से FD का इंटरेस्ट है वो 70,000 मिल रहा है, और मम्मा की जो एज है वो 57 ईयर्स है. तो 57 ईयर्स मम्मा की एज है, उनको और कोई इनकम नहीं है. अब देखो अपन ने 194A में क्या पढ़ा था कि भैया 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, यहां तो बैंक तो टीडीएस काटेगी. तो मेरी मम्मी क्या करेगी, बैंक को एक डिक्लेरेशन देगी इन द फॉर्म नंबर 15G, और 15G में फॉर्म में ये लिख के देगी कि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, आप टीडीएस मत काटो, तो यहां पे SBI है वो टीडीएस नहीं काटेगी. लेकिन एक बात समझना, यहां पे एक पॉइंट ये बोलता है ये वाला कि अगर आपको जो इनकम मिल रही है ना वो इनकम इटसेल्फ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है, बट नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, मींस जो आपको इनकम मिल रही है वो इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, बट आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो ये डिक्लेरेशन एंटरटेन नहीं करेगा वो, तो ये डिक्लेरेशन नहीं ली जाएगी. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी मम्मी को जो SBI से FD का इंटरेस्ट है वो 2,70,000 है, 2,70,000 है. मम्मा का एज 57 ईयर है, तो बेसिक एग्जेम्पशन कितनी है, 3 लाख है, सॉरी 2,50,000 है. अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट 270 है, लेकिन मम्मा ने 80C में कुछ इन्वेस्ट किया है, मान लो 1 लाख, तो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 1,70,000 है, तो मम्मा को कोई टैक्स तो भरना ही नहीं है, 1,70,000 है. लेकिन जो इनकम मिल रही है ना वो इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, 2,50,000 से ज्यादा है. तो क्या यहां पे मम्मा डिक्लेरेशन दे सकती है या नहीं? आंसर इज नो, यहां पे डिक्लेरेशन नहीं दे सकती. मींस जो इनकम मिल रही है ना, जो आगे वाला बंदा आपको इंटरेस्ट दे रहा है, या आपको रेंट है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है, वो इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, वो इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, बट योर नेट टैक्सेबल इनकम इज लोअर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो ये डिक्लेरेशन एंटरटेन नहीं करेगा, तो आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन के केस में चल सकता है, सीनियर सिटीजन के केस में चल सकता है, सीनियर सिटीजन के केस में ये डिक्लेरेशन एंटरटेन की जाएगी. जैसे मान लो
मेरी मम्मी की एज है वो 57 ईयर्स ना होके और मान लो 67 ईयर्स होती, और मम्मी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से वो मान लो 3,70,000 है। अब 3,70,000 है, नेट टैक्सेबल इनकम है वो 2,70,000 है, तो ऐसे भी टैक्स नहीं लग रहा है। अब टैक्स नहीं लग रहा, बट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अपने आप में 3 लाख से ज्यादा है, तो भी यहां पे बेटा 15H फॉर्म लिया जाएगा। 15G होता तो आपको हटा देते, नहीं लेते, बट 15H फॉर्म लिया जाएगा, ऐसा लॉ मेकर्स बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखिए where the total income of the resident assessee other than the company and partnership firm is below basic exemption limit during the year, no TDS shall be deducted under so and so section if assessee furnishes self declaration to the deductee in form number 15G। to the deductor होगा ना, हाँ यहां पे to the deductor होगा ना, if assessee furnishes self declaration to the deductor, वो डिडक्टर है ना, वो डिडक्टर है ना, या फिर बाय द असेसी आ गया ना, तो असेसी फर्निशर सेल्फ डिक्लेरेशन टू द डिडक्टर, यहां पे डिडक्टर को फर्निश करना पड़ेगा, आप डिडक्टर को फर्निश करेंगे इन फॉर्म नंबर 15G। बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल इफ द इनकम रेफर्ड टू इन अबोव सेक्शंस इटसेल्फ इज बियॉन्ड द बेसिक एग्जेम्पशन, मतलब जो इनकम मिल रही है वही अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो फिर ये डिक्लेरेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। हाउएवर in case of resident senior citizen, he may furnish the form number 15H requesting for the non-deduction as long as the tax payable during the year is nil, even by way of the rebate under section 87A. Rent received by Kunal is 3,60,000 and he invested 1,20,000 under section 80C. Now his NTI is less than basic exemption. Then also Kunal can't furnish 15G, but suppose he is a senior citizen, then he can furnish the 15H. अब एक और चीज समझना, जो भी आपका टीडीएस कटता है ना वो हमेशा आपका इनकम माना जाता है। जो आपका टीडीएस कटता है वो आपका इनकम माना जाता है। कैसे? जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए का प्रोफेशनल फीस मिला था, उस पे 10,000 का टीडीएस कटा, तो मेरी जो इनकम है वो 90,000 मुझे मिला, बट मेरी इनकम में कितना इंक्लूड होगा? इनकम में इंक्लूड होगा 1 लाख। इनकम में जो इंक्लूड होगा वो 1 लाख इंक्लूड होगा, बिकॉज टीडीएस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द इनकम ना, टीडीएस इनकम माना जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है 194N वाला। 194N क्या होता है? नोट, बैंक से नोट निकालते हो तो जो बैंक से कैश विड्रॉ करते हो वो थोड़ी कैश विड्रॉ पे जो टीडीएस कटा वो इनकम में थोड़ी जोड़ेगा। बाकी सब सेक्शन में जो भी आपका टीडीएस है दैट इज द पार्ट ऑफ योर इनकम, वो आपका इनकम का पार्ट होता है। लेकिन बेटा कैश विड्रॉ वाली सेक्शन को छोड़ के, और एक एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा, एम्प्लॉयर ने जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा है वो तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 1010cc में। मैंने बताया था एम्प्लॉयर अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स भर देता है तो वो तो आपका एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010cc, तो वो आपके इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए TDS shall also be deemed to be the income of the payee except TDS payable by the employer on non-monetary perquisite and TDS deducted under section 194N करके। अब एक बात समझना, एक सेक्शन आती है 199, ये सेक्शन ये बोलती है कि सर टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा किसको? भाई टीडीएस का क्रेडिट है वो किसको मिलेगा? भाई आपका टीडीएस कटा है आप ही को क्रेडिट मिलेगा, आपका टीडीएस कटा है तो क्रेडिट आप ही को मिलेगा। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहली चीज तो अगर इनकम क्लब किसी और के हाथ में हो रही है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरी वाइफ की कोई इनकम है वो क्लब मेरे हाथ में हो रही है, तो इनकम अगर मेरे हाथ में क्लब हो रही है तो उसका टीडीएस क्रेडिट मुझे मिलेगा। मींस देखो इनकम जो है, इनकम तो मेरी वाइफ की है, तो अगर वो इनकम मेरे हाथ में क्लब हो रही है तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रही है, तो मेरे को उसका क्रेडिट मिलेगा। और दूसरा, एक नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे मैंने बताया था एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से टीडीएस भर रहा है, बट उसका क्रेडिट एम्प्लॉय ले सकता है। एम्प्लॉय जो है वो उसका क्रेडिट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से टैक्स भर रहा है, उसका क्रेडिट एम्प्लॉय ले सकता है। तो देखिए टीडीएस क्रेडिट अवेलेबल टू द पर्सन from whom income deduction is made except in case of clubbing, credit available to the person whose hands the income is ultimately taxable, and in case of the tax paid by the employer from own pocket on the non monetary perquisite, employee can take the credit। अब एक बात समझो, टीडीएस है वो आपको कब जमा कराना है? टीडीएस आपको कब जमा कराना है? पहले हम टीडीएस की बात करेंगे। तो टीडीएस देखो, हर महीने का टीडीएस जो है ना, जो आप काटते हो अगले महीने के 7 तक आपको जमा कराना है। अगले महीने के आपको 7 तक जमा कराना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने दिसंबर मंथ में टीडीएस काटा 7 जनवरी, अगर जनवरी मंथ में टीडीएस काटा 7 फेब मंथ में टीडीएस काटा 7 मार्च, लेकिन मार्च मंथ का टीडीएस है ना वो आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हो।
मार्च मंथ के लिए एक ऑप्शन है कि मार्च मंथ का टीडीएस है वो आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ टीडीएस के केस में, टीसीएस के केस में नहीं है। टीसीएस जो आप कलेक्ट करते हो ना, वो तो अगले महीने के 7 को ही आपको जमा कराना पड़ेगा, अगले महीने के 7 को। तो मैंने क्या बोला, देखिए टीडीएस जिस मंथ में डिडक्ट होता है अगले महीने के 7 को आपको जमा कराना है, बट एक्सेप्ट मार्च मंथ का टीडीएस, मार्च मंथ का टीडीएस है वो आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं करके। बट टीसीएस में ऐसा नहीं है, हर महीने का अगले महीने की 7 को, टीसीएस में अगले महीने का 7 लेंगे। अब एक और चीज समझना, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, दैट इज कल अपन ने पढ़ा था वो बीबी सर की वाइफ। बीबी सर की वाइफ के लिए आपको पता है 3 सेक्शन बनाई गई थी, एक तो 194 IA, 194 IB एंड 194 M। IA मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, IB इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेती है, 194 M जो मिक्सर वाला। इन तीनों केस में जिस मंथ में आप टीडीएस काटते हैं ना, अगले महीने के 30 डेज में जमा कराना है, अगले महीने के 30 डेज में जमा कराना है इन द फॉर्म नंबर। और यहां पे रिटर्न जो टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है वो 26QB, 26QC एंड 26QD करके ये 3 फॉर्म होते हैं, उसमें टीडीएस रिटर्न जाता है। और यहां पे आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ पेन नंबर है तो भी आप टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा सकते हो। अब एक बात समझना, आपका जो भी टीडीएस टीसीएस रिटर्न है, आपने पहले तो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया, अब आपको उसके रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अब आप रिटर्न कब तक फाइल करोगे, पहले मैं टीडीएस का बताऊंगा। तो टीडीएस के रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल होते हैं, जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ उसके अगले महीने के लास्ट डेट तक, जैसे क्वार्टर एंड हुआ उसके अगले महीने के लास्ट डेट तक, जैसे फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में जून में एंड होगा तो 31 जुलाई तक, सेकेंड क्वार्टर सितंबर में एंड होगा 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर दिसंबर में एंड होगा 31 जनवरी। लेकिन मार्च वाला क्वार्टर जब मार्च में एंड हो रहा है 30 अप्रैल नहीं, बिकॉज 30 अप्रैल तक तो आप क्या करोगे, मार्च महीने का टीडीएस जमा कराओगे, तो 31 मई तक आपको वो टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। मैंने क्या बोला कि देखिए टीडीएस रिटर्न कब तक फाइल करने हैं, रिटर्न का मतलब होता है कि उसका पूरा स्टेटमेंट, कि भैया आपने कैसे टीडीएस काटा है, क्या काटा है, कितना काटा है, कब काटा है, किसका काटा है, पेन नंबर क्या है उसका, वो सब डिटेल, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। तो रिटर्न या जिसको स्टेटमेंट बोला जाता है आजकल, कब तक जमा कराना है, रिटर्न कब तक फाइल करना है। तो देखो एक वो 3 सेक्शन थी, उसमें तो क्या अगले महीने के 30 डेज में आपका 194 IA, IB एंड M। बाकी सब केस में क्या होता है, आपका क्वार्टर एंड होगा, क्वार्टर एंड होने के अगले महीने की लास्ट डेट, तो जून का जो होगा वो आपका 31 जुलाई, दूसरा तुम्हारा सितंबर का 31 अक्टूबर, दिसंबर का 31 जनवरी एंड मार्च का आपका 31 मई। लेकिन टीसीएस के रिटर्न कैसे होते हैं ना, टीसीएस के रिटर्न 15 तक जमा कराने रहते हैं। जैसे आपका पहला जो क्वार्टर एंड होगा दैट इज द 30 जून तो 15 जुलाई, 30 सितंबर तो 15 अक्टूबर एंड आपका 31 दिसंबर तो उस केस में 15 जनवरी और 31 मार्च का 15 मई। अगर आप टीसीएस वाला याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा काम। अब एक चीज समझना, अगर आप टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको पता है एवरी डे का आपको 200 रुपीज का फीस लगता है। अगर आपने टीडीएस रिटर्न लेट फाइल किया, टीडीएस टीसीएस रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हो तो एवरी डे का आपको 200 रुपीज का क्या लगता है, फीस लगता है। 200 रुपीज का एक 234A का फीस होता है, ये 234A का फीस है वो लग जाता है। और टीडीएस रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 साल के बाद आपने फाइल किया है करके, ठीक है, तो आपको एक 271H का पेनल्टी भी लग सकता है, जो कि 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। मींस अगर आपने टीडीएस रिटर्न 1 साल के बाद फाइल किया, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द प्रिस्क्राइब डेट, जब फाइल करना था उसके 1 साल डिले आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको इस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी लग सकती है 271H की, जो कि 10,000 से लेके और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन ब्रेक के बाद पढ़ते हैं, ब्रेक ले लीजिए आप।